सेंसस 2011 के अनुसार भारत की लगभग 8.6% जनसंख्या आदिवासी जनजाति है। इन्हीं में से एक थारू है। थारू जनजाति का निवास स्थान थरवट हिमालय की शिवालिक श्रृंखला की उपत्यका में पतली तराई पट्टी में फैला हुआ था। अतः आज यह भाग नेपाल व भारत की सीमावर्ती तराई क्षेत्रों में बटा है। भारत में थारू मुख्यतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व बिहार में पाए जाते हैं। थारू जनजाति के संदर्भ में 10वीं शताब्दी में आक्रमणकारी गजनवी के साथ भारत आया अलबरूनी लिखता है, कन्नौज से पूर्व की ओर चलने पर 10 फलांग व 45 फलांग पर दुर्ग आता है। इसके आगे दाहिनी ओर का क्षेत्र थरवट कहलाता है और वहां के निवासी थारू हैं, जो रंग के सांवले तुर्की की भांति चपटी नाक वाले होते हैं। अवध गजेटियर के अनुसार थारू लोग तराई के जंगलों में ठहरने के कारण ठहरे शब्द से अभ्रंशित होकर थारू कहलाए या फिर तराई की आर्द्र भूमि में रहने के कारण तरहुआ कहलाए। थारू लोग स्वयं खुद को जंगलों का मानव कहते हैं। ये हिंदी, उर्दू, अवधी, भोजपुरी, मैथिली इत्यादि भाषा बोलते हैं। थारू लोगों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वान थारू लोगों का संबंध बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा से मानते हैं। उनके अनुसार थारू शब्द की उत्पत्ति स्थविर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा को मानने वाले। नैशफील्ड इन्हें गंगा घाटी का एक आदिम कबीला मानते थे, जो पहाड़ी व नेपाली गुणों में मिश्रित होकर मंगोलियन गुणों को प्राप्त कर लिया। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि राजस्थान के थारू क्षेत्र से आने के कारण इनका नाम थारू पड़ा है। उनके अनुसार थारू राजपूत थे। मुस्लिम आक्रमण के दौरान उन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु हिमालय के वनों में शरण ली। मजूमदार ने 1941 की जनगणना में हुए थारू वर्ग के रक्त परीक्षण के आधार पर स्पष्ट किया कि थारू में बी व AB रक्त वर्ग के लोगों की अधिकता उनके मंगोलियन होने की पुष्टि करती है। रिस्ले ने भी इसे स्वीकारा है। अतः थारू संस्कृति में मिलने वाले राजपूतों की परंपराओं के अवशेष तथा मंगोलीय प्रजातीय आकृति जनसंख्या की गतिशीलता एवं भौगोलिक निवास का स्वरूप इस ओर इशारा करते हैं कि थारू मंगोलियन प्रजाति के हैं तथा ये या तो हिमालय के भागों में बहुत पहले से निवासित रहे हैं या फिर तिब्बत एवं मंगोल क्षेत्र से भारत प्रवेश कर तराई के क्षेत्रों के राजाओं के साथ रहकर उनके गुणों को आत्मसात किया है, जिसका प्रभाव उनके सांस्कृतिक पहलुओं पर स्पष्ट दिखता है। ऐसा लगता है थारू जाति के नामकरण का कारण थारुओं की अतिशय मदिरापान की प्रवृत्ति से जुड़ा है। दारू बिना थारू नहीं। पर्व की खुशी हो या मृत्यु का भोज, दारू इनके जीवन का अटूट अंग है। प्रसिद्ध है कि पानी पाए मेघा, दारू पाए थारू। दारू थारू की पहचान है। थर्रा पिए, जार पिए और पिए दारू, खाले ऊंचे गिरी परे तब कहावे थारू। थारू 2 प्रकार की मदिरा पीते हैं, जाड़ और दारू। जाड़ चावल से और दारू महुए के सूखे फूल से बनाई जाती है। जाड़ का नशा हल्का किंतु देर तक टिकने वाला होता है। दारू भी 2 स्तर की होती है, कच्ची और ठर्रा। हल्के स्तर की दारू कच्ची और तेज दारू ठर्रा कही जाती है। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार ठर्रा शब्द थारुई बोल की प्रकृति के अनुसार थरा या थार कही जाती है। थर्रा पीने की ललक के कारण उनका नाम थारू पड़ा। क्रुग ने थारू उपजातियों की संख्या 73 बताई है। आमतौर पर थारू गांव एक दूसरे से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित होते हैं। गांव में घर थोड़ा दूर दूर बनाए जाते हैं। ऐसा शायद वे आग से बचाव के लिए करते हैं। मकान बनाने से पूर्व जल स्रोत से दूरी, जंगली जानवरों का आक्रमण, भूत प्रेत बाधा इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। कुछ असुविधा होने पर वे पूरा गांव छोड़कर अलग बस जाते थे और जाते समय केवल महत्वपूर्ण सामान ले जाते थे। बाकी को भूत प्रेतों के लिए छोड़ दिया जाता था। एक नया गांव स्थापित करने के बाद उसके लिए एक पत्थर गाड़ देते थे तथा उस स्थान पर थान देवताओं का स्थान तथा कुआं बनाते थे। थारुओं के घर भी निराले होते हैं। सभी थारुओं के घर उत्तर से दक्षिण को लंबे होते हैं। लकड़ी के छोटे बड़े खंभों पर बांस व फूस के बने छप्पर टिके होते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इनके मकान भी बड़े होते हैं। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में सबसे पहले कमरे का द्वार होता है।
थारुओं का भोजन बहुत साधारण होता है। वे नियमित रूप से 4 बार खाना खाने के आदी होते हैं। वे सवेरे काम पर जाने के पूर्व कलेवा, दोपहर में मिजनी, तीसरे पहर सिंजनी व रात्रि में बेरी खाते हैं। थारू मांस को शिकार कहते हैं, भले ही वह जंगल से शिकार करके लाए गए पशुओं का मांस हो या पालतू पशु का। सुखाई गई सेहर व झींगा थारुओं के प्रिय भोज्य हैं। गेंगता, केकड़ा व तलहा, घोंघा भी थारुओं को विशेष प्रिय है। खाने के लिए थारू शाक सब्जी स्वयं उगाते हैं, जिसमें आलू, प्याज, लौकी, भिंडी इत्यादि आते हैं। थारू एक मांसाहारी जाति है। उनमें अपवाद स्वरूप कुछ व्यक्ति ही मनभक्ता मतलब शाकाहारी होते हैं। थारू पितृ सत्तात्मक परिवार होते हैं, किंतु कहीं कहीं मातृ सत्तात्मक परिवारों का स्वामित्व भी देखने को मिलता है। बच्चे पिता के नाम से जाने जाते हैं, किंतु घर में शासन माता का चलता है। थारुओं में संयुक्त परिवार की प्रथा आज भी विद्यमान है। थारुओं में तलाक की प्रथा बहुत जटिल नहीं है। पति पत्नी में से कोई भी तलाक दे सकता है। तलाकशुदा स्त्री का विवाह व विधवा विवाह दोनों प्रचलित है। थारू गांव समुदाय में भरारा का भी स्थान महत्वपूर्ण है, जो भूत प्रेतों से रक्षा करता है। एक भरारा गांव के धार्मिक क्रियाकलापों का मुखिया होता है। थारू हमेशा से अपने काला जादू टोना के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। टोना लगाने वाली स्त्री को भोगसिन कहते हैं। प्रत्येक थारू का अपना कुल देवता होता है, जिसकी स्थापना घर के भीतर पूर्वी किनारे की कोठरी में की जाती है। कुल देवता काली मैना या गौरैया भी हो सकती है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के थारू प्रत्येक वर्ष भादो कुवार अर्थात करीब अगस्त के महीने में 2.5 दिनों तक बरना पूजा पर्व मनाते हैं। ये एक ऐसा अनोखा पर्व होता है जिसमें लोग आवाजाही बंद कर ईश्वर की आराधना व वृक्षों की पूजा में अपना मन लगाते हैं। इस दौरान वे घास फूस तक को नहीं काटते। भजन कीर्तन व झमटा बिरहनी नृत्य के साथ फरी की नाच व लोकगीतों का आयोजन होता है। श्रीवास्तव के अनुसार थारू तराई के सबसे स्वस्थ लोगों में से हैं, जो शायद उनके मस्त रहने, स्वतंत्र प्राकृतिक जीवन जीने की वजह से है। मजूमदार का मानना है कि थारू के भोजन में सूखी मछली, मांस, घोंघा जैसे प्रोटीन युक्त तत्वों के साथ लहसुन, प्याज, शराब, मसाले तथा जड़ी बूटी का होना इन्हें रोगों से लड़ने में मदद करता है। थारुओं के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग भी दिवाली मनाते हैं। वे इसे दिवारी कहते हैं, किंतु थारुओं की दिवाली एक आम दिवाली से अलग है। वे लोग इसे एक शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इनकी दिवाली 2 दिनों का पर्व होती है, जिसमें पहले दिन को दीपराई व दूसरे दिन को सोहराई कहते हैं। थारू समाज में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शव को चारपाई पर शमशान तक ले जाया जाता है। मृतक को कंधा देने वाले लोगों को शवदाह के अगले शनिवार रोटी दी जाती है। उसके बाद दिवाली के दिन बड़ी रोटी का कार्यक्रम होता है, जिसमें रिश्तेदार, परिवार के लोग सिर मुंडा कर मृतक का पुतला बना उसके नाम का दीप जला शोक व्यक्त करते हैं। सोहराई के दिन सुबह के समय भोज होता है। पशुओं को चावल के आटे का लेप लगाया जाता है। पहले सोहराई के दिन मवेशियों का एक खेल भी होता था, जिसे बाद में वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। थारुओं में पहले दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा, दीपोत्सव, पटाखे जलाना कुछ नहीं होता था। हालांकि अब समय के साथ और गैर जनजाति लोगों के साथ घुलने मिलने के कारण अब थारुओं के रीति रिवाजों व रहन सहन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा है। यदा कदा अब थारुओं की कुछ नई पीढ़ियां दिवाली को भी आम दिवाली की तरह मनाने लगी हैं।